ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਡੇਵਿਡ ਵਰਮਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਹੋਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਖਰੜ ਦੇ ਜੋ ਲਾਂਡਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਲੀ ਵਿਸਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਚਿਨ ਵਰਮਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਗੌਰਵ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪਠਾਨੀਆ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਚਿਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਗੌਰਵ ਪੁਰਸਕਾਰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਗੌਰਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪਠਾਨੀਆ जी जो स्पीकर ने विधान सभा ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सब लोगों के सहयोग से ही हुआ है। हिमाचल गौरव पुरस्कार मुझे बीते दिनों परमाणु में एक आयोजन था जहाँ पे हिमाचल गवर्नमेंट ने दिया। ये हिमाचल गौरव पुरस्कार स्वरोजगार के क्षेत्र में दिया गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के क्षेत्र में दिया गया, फिलैंथ्रोपी और हेल्थ केयर के क्षेत्र में, जहाँ पे हमने हेल्थ केयर के माध्यम से, इकोसिस्टम के माध्यम से, होली बेसिल लैब्स, होली बेसिल हॉस्पिटल और बजट आईसीयू के माध्यम से पंजाब और हिमाचल में बहुत सारी जगह पे अपने सेंटर्स बनाए जहाँ पे लोगों की भलाई के काम किए गए, लेकिन बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की गई, बहुत सारे परिवारों को साधन मिले, बहुत सारे परिवारों की ज़िंदगी बदली गई और उसी की वजह से मुझे ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੇਟ ਘੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ कुछ? सर हर चीज़ अगर आपकी नीयत साफ हो तो हर चीज़ हो जाती है। जब भगवान भी साथ देता है, बड़ी बार हमारे ऊपर भी मुसीबतें आ जाती है, फाइनेंशियल इश्यूज भी आ जाते हैं, पर मैंने ये देखा है कि अगर आपकी नीयत साफ है, हर बार उस वक्त एक एक कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है, कहीं ना कहीं से उस वक्त हेल्प भी आ जाती है। और जब हम बिजनेस के एंगल से या सक्सेस के एंगल से बोलते हैं कि व्हेन लक मीट्स हार्ड वर्क देन मैजिक हैपन्स, तो जहाँ पे मेहनत के साथ किस्मत मिलती है वहाँ पे चमत्कार होते हैं। और जो ये किस्मत है ना, मेहनत तो हर कोई करता है, मेहनत तो सड़क पे घूम रहा मजदूर भी कर रहा है, मेहनत हमारे एम्प्लॉयज़ भी कर रहे हैं, मेहनत हर आदमी कर रहा है। ये जो किस्मत है ना, ये किस्मत वहाँ से चमकती है जहाँ पे लोगों की दुआएं आपके साथ होती है। और ये मैंने देखा है कि क्योंकि लोगों की दुआएं हमारे साथ रही, जब भी हमें लगा कि शायद अब किसी चमत्कार की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उन दुआओं की वजह से वो हमारी किस्मत सही रही, लोग हमें मिल गए। कई बार ऐसी सिचुएशन में हम फंस गए जहाँ पे हमें लगा था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई लोग ऐसे मिल गए, कोई लोगों ने हेल्प उस तरह से कर दी कि वो चीज़ें होती चली गई। हमें मल्टीपल सेंटर्स खोलने के लिए बड़ी बार हमारे पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन कहीं ना कोई किसी ने आपकी वीडियो देखी हो, कोई किसी पेशेंट के रेफरेंस से आ गया, किसी कोई और रेफरेंस से आ गया, लोग आगे बढ़ते गए। और जहाँ लोगों का सहयोग हो जाता है वो फिर एक बिजनेस नहीं रहता, वो एक मुहिम हो जाती है, वो एक आंदोलन हो जाता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं होली बेसिल अब वो बिजनेस से बढ़कर एक मुहिम और आंदोलन बन चुका है, जहाँ पे हर आदमी इसको अपना ही सेंटर मानता है और अपने सेंटर मानकर ही इसको सपोर्ट करता है। और यही हमारी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? सर मैं अपनी टीम को हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मैं शुरू से मानता रहा हूँ, मैं तो मेडिसिन का डॉक्टर हूँ और मेडिसिन के डॉक्टर के पास कोई बहुत स्पेशल स्किल्स नहीं होती, कोई हम एज अ फिजिशियन कोई ऐसी जादुई दवाई ईजाद नहीं कर सकते, ना ही हमारी कोई ऐसी
स्किल्स होते हैं कि ये सर्जरी सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई और नहीं कर सकता, तो वही वही केमी शॉप में लिखी हुई दवाई हम भी लिख रहे हैं, वही केमी शॉप में लिखी हुई दवाई और डॉक्टर भी लिख रहा है, पर किसी डॉक्टर की दवाई लगती है और किसी डॉक्टर की दवाई नहीं लगती। अब ये जो दवाई लगना है ना, मुझे ऐसा लगता है ये एक इंटेंशन टू ट्रीट होती है कि जब भी एक मरीज आपके पास आ रहा है, मैंने बड़ी बार फील किया और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है कि, और मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूँ, जब मेरे पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें आप ही की दवाई लगती है, और मैं उनको बड़ी बार बोलता हूँ कि मैं वही दवाई बड़ी बार रिपीट कर देता हूँ जो किसी और डॉक्टर ने की होती है, ठीक है। लेकिन पेशेंट ठीक हो जाता है, बोलता डॉक्टर साहब तो एक ही डोज से ठीक हो गए, जबकि मैं उनको बताता हूँ कि मैं सेम रिपीट करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो इंटेंशन टू ट्रीट, जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आता है मेरे मन में एक भावना पहले आती है कि मुझे इसकी भलाई के लिए सोचना है, मुझे इसके लिए काम करना है, मुझे इसको ठीक करना है। और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोल लेते हैं, या हम बोल लेते हैं कि हमारे अंदर से बड़े सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें, और इस चीज़ पे भी मैं बड़ा फर्मली बिलीव करता हूँ कि इलाज के द्वारा हम सिर्फ रिपोर्टें नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्टें नॉर्मल होने से पेशेंट ठीक नहीं होता। पेशेंट ठीक होता है जब उसको फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है कि मैं ठीक हो गया। वो ठीक कब होता है? जब उसको डॉक्टर बोल दे कि अब आप ठीक हो, जब उसको वो प्रोत्साहन मिलता है, वो स्टाफ उसको बताता है कि अब आप ठीक हो, उसको घर वालों की सपोर्ट मिलती है, फैमिली की सपोर्ट, डॉक्टरों की सपोर्ट, स्टाफ की सपोर्ट। तो जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है, जो दवाइयाँ लिखने वाला पार्ट है किसी भी हेल्थ केयर का, वो 20 से 30% ही पार्ट है एटलीस्ट मेडिकल प्रोफेशन में, जहाँ पे हमें मेडिसिन ही लिखनी होती है। 70% पार्ट वही है कि क्या वो पेशेंट का विश्वास आप पे है, क्या आपकी इंटेंशन उसके लिए ठीक थी, क्या आपके वो बोले हुए शब्द बड़ी बार जादू कर जाते हैं। और मुझे लगता है वो भावना जब हमने होली बेसिल 2017 में शुरू किया था, वो सारी टीम में ही है। और हम हायरिंग भी ऐसे ही लोगों के लिए की करते हैं, हम बड़ी स्लो हायरिंग करते हैं, हम एक स्टाफ को हायर करने में 6-6 महीने लगा देते हैं कई बार जी। लेकिन हम बड़ा इंश्योर करते हैं कि उसी तरह के लोग जुड़े रहें। इवन हमारे साथ वो पेशेंट भी सालों साल जुड़े हुए हैं, 15-15 सालों से जुड़े हुए हैं। तो वो एक कम्युनिटी बन गई। वो हमारे स्टाफ भी उसी उसी माइंडसेट का है जहाँ पे वो लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता है। हमारे साथ हमारे पेशेंट्स की कम्युनिटी भी और मीडिया की भी है। रवि जी, आपने भी हर बार हमें सपोर्ट किया है और हर बार आगे से बढ़कर आउटराइटली सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मिलकर ही पेशेंट को ठीक करती है। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਰੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਰੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡਰਦੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲਾਂ में ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ में ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ में ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸ਼ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਡਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਸੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? हाँ सर, ये पुरस्कार 10-15 दिन पहले ही अनाउंस हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे नाम होते हैं और फिर कहीं ना कहीं स्पीकर साहब थे कुलदीप पठानिया जी, केवल सिंह पठानिया जो मुख्य सचेतक है हिमाचल के, और 2 विधायक, उनकी एक कमेटी होती है। वो फिर फाइनलाइज करते हैं कि किन लोगों को ये पुरस्कार मिलेगा। तो वो पहले से ही अनाउंस कर दिए जाते हैं और हम लोगों को बताया जाता है कि आपको पुरस्कार मिलना है और इतने बजे उस जगह पे वो पुरस्कार लेने के लिए। ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਕਿੰਨੇ हॉस्पिटल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸੀ? नहीं सर, ये किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटलों के बीच का कंपटीशन नहीं था। मल्टीपल लोगों को मल्टीपल फील्ड्स में पुरस्कार मिले। आईएएस ऑफिसर्स को पुरस्कार मिले, मीडिया के जो कुछ एडिटर्स हैं उनको पुरस्कार मिले अलग अलग फील्ड्स के लिए। तो मीडिया में दिए उन्होंने, हेल्थ केयर में दिया उन्होंने, एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने दिया, बहुत सारे सिंगर्स को पुरस्कार मिले। तो 11-12 लोगों को आई थिंक ये पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों ਜਦੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਗੌਰਵ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਸੈਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 1-2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सम्मानित करें जी? दवी जी, तो सबसे पहले तो ये है कि जो लोगों का प्यार है ना, उससे बड़ा कोई पुरस्कार है नहीं। अगर
अगर वो प्यार नहीं होता, वो सपोर्ट नहीं होती, तो शायद ये पुरस्कार मिलता भी नहीं। तो अब इस स्टेज पे मुझे लगता है कि क्योंकि लोगों का प्यार और सपोर्ट है, और हर दिन ही है, वो हर दिन बढ़ता जा रहा है, जो आप बता रहे हैं वो पेशेंट मेरे साथ भी शेयर करते हैं, तो उससे ज़्यादा खुशी कुछ है ही नहीं। जी। तो अगर मैं कहूँ वो पेशेंट्स का प्यार वर्सेस पुरस्कार, तो आज भी मैं वो प्यार ही चुनूंगा पुरस्कार नहीं चुनूंगा। बिल्कुल दूसरी जी। बात रही कम खर्च वाली, तो मैं बहुत छोटे से गांव से आता हूँ। मैंने अपने बड़े सारे रिश्तेदारों को इलाज के अभाव में मरते हुए देखा है, सही दवाइयाँ ना मिलने की वजह से मरते हुए देखा है, पैसे ना होने की वजह से सही इलाज ना करा पाने का दर्द मैंने उनके चेहरे पे देखा, फील भी किया। जब मैं आईवी हॉस्पिटल में था तब मैंने ये सोचा था कि अगर मेरे घर वाले मेरा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरे डॉक्टर होने का कोई फ़ायदा नहीं। जब हमने होली बेसिल बनाया था, सबसे पहले यही मन में सोचा था कि अब क्योंकि अब हमारा हॉस्पिटल अपना है जहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं, आज के बाद पैसे की वजह से किसी का इलाज नहीं रुकेगा, और तब किसी से की हम जान नहीं जाएगी। किसी की नहीं जाएगी, तब से हम उस पे जुटे हैं। और वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जितनी जानें बची हैं उन लोगों की दुआएं ही हैं, जहाँ पे वो कहीं ना कहीं किस्मत हमारा साथ देती है। और हमारी ग्रोथ 2013 के बाद ट्राई सिटी में कोई भी 100 बेडेड हॉस्पिटल इस्टेब्लिश नहीं हुआ, रादर बहुत सारे हॉस्पिटल्स बिक गए। वो हेल्थ केयर का सिनेरियो ऐसा था। होली बेसिल एक अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। 2017 में स्टार्ट भी हुई, अगले 3 महीने में हम 100 बेडेड हॉस्पिटल भी बन जाएंगे। हमने एक इकोसिस्टम भी बना लिया, हमने नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा टेली आईसीयू भी बना लिया, लैब्स की चेन भी बना ली, और बिना किसी रिसोर्सेज के बना लिया। मैं जब शहर में आया था मेरे पास 26,000 रुपये थे। जब मैं खरड़ में भी आया था मेरे पास कुछ नहीं था, ना मेरे पास ज़मीन खरीदने के पैसे थे, ना कंस्ट्रक्शन के पैसे थे, लेकिन मुझे ये पता था कि लोग मेरे साथ हैं। उससे बड़ी, उस गुडविल से बड़ी कोई दौलत नहीं है, और उसी की वजह से ये हम आगे ग्रो कर पा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास ही है कि जिस तरह से हम चल रहे हैं, अब तो हमारे रिसोर्सेज बड़े हो गए। अब तो हम नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा टेली आईसीयू नेटवर्क है। अब हम रीच और उस हेल्प को कहीं लेवल पे बढ़ा जा रहे हैं, तो वो दुआएं अब बढ़ती जा रही हैं, तो हमारी ग्रोथ की स्पीड भी अब इससे कहीं ज़्यादा फास्ट होगी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਟੈਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਲੀ ਵੇਸਲ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾ ਇਹੋ ਜੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। दवी जी, एक सबसे इंटरेस्टिंग और जिस चीज़ पे मैं सबसे ज़्यादा प्राउड महसूस करता हूँ, होली बेसिल 12 मई 2017 को शुरू हुआ था। उस दिन जितने भी लोग टीम में थे, आज भी सारे लोग उस टीम में हैं। आज भी इतने साल होने के बाद सिर्फ 2 लड़कियां गई जिनकी शादी हो गई। हर बंदा जो होली बेसिल में ज्वाइन किया था वो आज भी है। इससे प्रूव होता है कि लोगों का साथ, स्टाफ का साथ, और वो मरीज आज भी मेरे करियर का पहला पेशेंट, जब मैं आईवी भी ज्वाइन नहीं किया था तब मैं फ्रीलांसिंग लिबर्टी हॉस्पिटल में करता था, उस टाइम के भी जो पेशेंट लिबर्टी हॉस्पिटल में मैंने देखे, मेरा फ़ोन नंबर आज भी वही है, मैंने बदला नहीं, ना मेरा कोई असिस्टेंट है, मेरा वही फ़ोन नंबर जब मैं बाइक पे घूमा करता था, आज भी मैं उसी फ़ोन नंबर को यूज़ करता हूँ। आज भी मैं रात के 2 बजे सबका फ़ोन उठाता हूँ। आज भी सारा स्टाफ साथ जुड़ा हुआ, सारे पेशेंट जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो फ़ोन नंबर और वो कनेक्ट ही है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और एक बाकी कुछ रहना चाहिए, इस चीज़ की गारंटी तो ज़रूर है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, क्योंकि लोगों की वजह से यहाँ तक हूँ। अगर उन्हीं को भूल गए फिर तो हमने अपना जड़ें ही काट ली खुद। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਂਪ ਬੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਬੀਪੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ देनी ताकि वो साडे कोल हॉस्पिटल कोल आवे। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ जी? तो जी ऐसा है कि ये जो कैंप है ये स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, चाहे वो हम करें या कोई भी हॉस्पिटल करे। जब भी कोई कैंप में आता है और उसकी स्क्रीनिंग होती है तो उसके बाद
कोई कंपल्शन नहीं होती किसी के ऊपर कि उसको उस हॉस्पिटल में जाना ही है। अगर अगर कोई मुझसे पूछे कि कैंप की बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है, तो कैंप की बेस्ट यूटिलाइजेशन ये है कि लोगों को कैंप में जाना चाहिए, अपने टेस्ट कराने चाहिए। अगर कोई बीमारी निकल गई और मन में डाउट भी है तो ज़रूरी नहीं उसी हॉस्पिटल में आपको जाना, आप कहीं और जाएं, उसके लिए सेकंड ओपिनियन ले लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर फ्री में कोई फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसको करना चाहिए। रही बात हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं हम लोग। आईबी में थे तो भी करते थे, हम लोग गोली बेसिस में तो भी करते हैं। मल्टीपल पर्पस सॉल्व हो जाते हैं आपके पास, क्योंकि रिसोर्सेज होते हैं, आप सोसाइटी को गिव बैक करना चाहते हो तो इसलिए आप कैंप्स करते हो। लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हो इसलिए आप कैंप्स करते हो। लोगों तक अपनी फैसिलिटीज पहुंचाना चाहते हो, लोगों को जी बताना चाहते हो कि हमारे पास ये फैसिलिटीज हैं। अगर आप बताओगे ही नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। जो उस कैंप में आ गए, जिन्होंने टेस्ट करा लिया, उसके बाद वो दोबारा नहीं भी आते तो कोई भी फोर्स नहीं करता है, ना ही कोई हॉस्पिटल करता है, ना ही कोई कर सकता है। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ तो हॉस्पिटल में आने के बाद भी अगर पेशेंट ने कंसेंट नहीं दी तो उसकी सर्जरी नहीं की जा सकती है, वो लीगल है। बड़ी बार मेरे पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि हम बड़े हॉस्पिटल में चले गए, हम हमें जबरदस्ती स्टेंट तो नहीं डाल दिया जाएगा, तो मैं उनको बोलता हूँ पैसे जमा नहीं कराओगे तो कैसे डाल देगा कोई स्टेंट। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो कोई फोर्स नहीं कर सकता है किसी चीज़ के लिए। बहुत बार हमारे पेशेंट्स को मेनली वो कार्डियक वालों को ही डाउट होता है कि यहाँ पे तो भी हम नहीं स्टेंट डालते हैं, हमारे पास नहीं वो फैसिलिटी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि आप जाओ वहाँ पे, आप एंजियोग्राफी कराओ, डाउट होगा उसकी सीडी लेके रहो, उससे आप सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन लो। लेकिन जाना, अपनी हेल्थ का चेकअप कराना, स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो अगर आपकी सोसाइटी में कहीं पे भी कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैंप करा रही, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आपको बीमारी का पता चला, उसको कंफर्म कराना चाहिए और उसका सही इलाज करना चाहिए। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਨ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਮਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕੈਂਪ ਲਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਵਿਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ में भी ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? सर ये रेगुलर रहेंगे। बहुत बार हम फ्री कैंप्स भी लगाते हैं और बहुत बार हम सर्जिकल कैंप्स भी लगाते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारी महंगी सर्जरीज को कम रेट पे कर पाते हैं। उसके पीछे भी सेम ही लॉजिक होता है कि अगर जी मैं इसको फाइनेंशियल टर्म्स में समझाऊं बड़ा ऑनेस्टली, तो अगर अगर हमें एक सर्जरी करनी है तो हमारी कॉस्टिंग लगभग उतनी आती है। लेकिन अगर हमें 5 करनी है तो हम सर्जन से भी कह सकते हैं कि 5 पेशेंट्स की सर्जरी है तो वो भी अपने रेट कम कर लें, एनेस्थेटिस्ट भी कर लें, हमारे रिसोर्सेज भी पूल हो जाते हैं। तो वो हमेशा ही, अगर ज़्यादा केसेस एक साथ होते हैं तो वो हॉस्पिटल के लिए इकोनॉमिकल होता है, वो वाले बेनिफिट पेशेंट को पास ऑन हो जाते हैं। तो अगर हम अभी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज के कैंप लगाने वाले हैं, यहाँ पे 80,000 रुपये में होने वाली सर्जरी 40,000 या 35,000 रुपये में हम लोग करने की कोशिश करेंगे, तो वो 50% तभी पॉसिबल है अगर वो एक वॉल्यूम बनती है। तो ये वाले कैंप्स हैं। फ्री कैंप्स में हम लोग जो पहले भी हुआ था कि हर पेशेंट के 10,000 रुपये तक के टेस्ट फ्री, उसमें भी सेम है, हमारे पास मशीन्स अवेलेबल होती हैं। अगर 100-200 लोगों में भी हम वो टेस्ट कर लें, हमारे कार्ट्रिजेज उतने ही यूज होते हैं। अगर वो 30 पेशेंट, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਂਪ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਰਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਾਣਾ ਹੈ 40,000 ਦਾ, 20,000 25,000 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, 50% ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? ये 22 जून को हम प्लान कर रहे हैं। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜੀਕਲ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ। हम दवी जी कोशिश कर रहे हैं कि वो सब चीज़ें करें जो हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। तो हम कोशिश, अभी एक तो 7 जून को ही लैप कोली और हर्निया का कैंप है, जिसमें 24,000 रुपये में हम ये सर्जरीज कर रहे हैं। जो अगर बाहर करावे कोई कितना पैसा लगता है? 40,000 के आसपास लगता है। लेकिन 22 जून को हम जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज का कैंप प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम दूरबीन के थ्रू हिस्टेक्टमीज, जो कई सेंटर्स पे लाख रुपए के अराउंड भी होती है, तो उसमें मेनली क्योंकि हमने एक एक्सपर्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जन को उसके लिए बुलाया है जो ये सारी सर्जरीज कर सके,
तो 22 जून को दूरबीन के थ्रू हर्नियाज, हिस्टेक्टमीज, लेप्रोस्कोपी, कोलिसिस्टेक्टमीज, ये वाली सर्जरीज हम प्लान कर रहे हैं। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਖਰੜ ਔਰ ਖਰੜ ਦੇ ਲਾਗ-ਪਾਸ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਨ ਹੋਲੀ ਵੈਸਲ ਲਾਂਡਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ 50% ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 40 ਤੋਂ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 50% ਤੇ 20 ਤੋਂ 25,000 ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਗੌਰਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਔਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 26,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਵਿਸਲ ਨੇ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫੈਲਾ ਸਕੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਫੈਲਾ ਸਕੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਡੇਵਿਡ ਵਰਮਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। Thank you.